हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज क्लास 10th का हिस्ट्री का 100 क्वेश्चन करेंगे, जो अभी लेटेस्ट एग्ज़ाम में आने का संभावना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अध्याय 1 में है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो इसका क्वेश्चन सबसे पहले देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है फ्रांसीसी क्रांति 1789 के समय फ्रांस के किस प्रकार का शासन व्यवस्था थी। यह जो थी ऑप्शन नंबर बी, निरंकुश राजतंत्र। ठीक है, इसमें क्या था, निरंकुश। इसका व्याख्या है कि 1789 में फ्रांस में बोर्बो राजवंश के राजा लुईस 16वें का निरंकुश शासन था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन में है नेपोलियन संहिता 1804 का मुख्य उद्देश्य क्या था। ठीक है, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका मुख्य उद्देश्य था जन्म आधारित विशेष अधिकारों का समाप्त करना। ठीक है, इसका यही था। इसका देख लेते हैं। तो इसमें है इस नागरिक संहिता भी कहा जाता है, इसे नागरिक संहिता भी कहा जाता है, जिनसे कानून के समक्ष समानता स्थापित की है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। वियना कांग्रेस 1815 की मेजबानी किसने की थी। 1815 की वियना की जो कांग्रेस है, मेजबानी किसने की थी। तो इसका मेजबानी जो था वो ड्यूक मेटरलिख ने किया था। ठीक है, इसका देख लेते हैं डिटेल्स में। तो ऑप्शन जो भी है, मेटरलिख ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ये जो था, ये ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था और यह रूढ़िवादी व्यवस्था का समर्थक करता था। यह जो था, यह रूढ़िवादी का समर्थक करता था। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में है यंग इटली नामक गुप्त संगठन की स्थापना किसने की थी। यंग इटली नामक गुप्त संगठन की स्थापना किसने की थी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा ज्यूसेppe मिस्टिनी। ठीक है, इसका देख लेते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी, मेस्टिनी ने इटली के एकीकरण के लिए युवाओं को प्रेरित करने हेतु इसे बनाया था। ठीक है, तो यंग इटली नामक जो गुप्त जो संगठन था, ठीक है, तो ये मिस्टिनी ने बनाया था, जो कि इटली का एकीकरण के लिए युवाओं के लिए प्रेरित करने हेतु इसे बनाया था। क्वेश्चन नंबर 5 में है फ्रांस का चांसलर बिस्मार्क ने किस नीति से जर्मनी का एकीकरण किया था। ठीक है, तो इस चांसलर बिस्मार्क ने किस नीति के जर्मनी का शासन एकीकरण किया था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका अर्थ सैन्य शक्ति और युद्ध द्वारा एकीकरण सुनिश्चित करना था। ठीक है, तो इसमें क्या था कि इसका अर्थ सैन्य शक्ति या युद्ध द्वारा एकीकरण सुनिश्चित करना था। क्वेश्चन नंबर 6 में हो जाएगा जर्मनी के एकीकरण के बाद 1871 में किसे जर्मन सम्राट घोषित किया था।
ठीक है। तो 1871 के बाद किसे जर्मन सम्राट घोषित किया था? तो किसे किया था? यह विलियम प्रथम को किया था। ठीक है। पार्स के महल में आयोजित एक समारोह में प्रसा के राजा विलियम प्रथम को सम्राट चुना गया था। ठीक है। तो किसे चुना गया था? विलियम प्रथम को। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? ठीक है। तो यूरोपीय का सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो यूरोपीय सभ्यता का पालना यूनान को कहा जाता है। प्राचीन यूनानी संस्कृति और दर्शन के कारण इसे यूरोपीय सभ्यता का आधार माना जाता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, यूनान। 8 में है, जालवेरिन नामक शुल्क संघ की स्थापना किसने की थी? ठीक है। तो इसका जो स्थापना था वो किसने किया था? तो इसका स्थापना बी, प्रसा ने किया था। 1834 में प्रसा की पहल पर बने इस संघ ने आर्थिक बाधाओं को खत्म किया था। ठीक है। तो ये जालवेरिन जो था, इस नामक शुल्क का संघ की स्थापना किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर बी। 9 में है, गोली बॉल्डी पेशे से क्या था? ठीक है। जो गोली बॉल्डी जो था वो पेशे से क्या था? तो वो पेशे से गोली बॉल्डी जो था वो पेशे से नाविक था। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वह एक नाविक था और इसे लाल कुर्ती रेड शर्ट नामक सेना बनाई थी। ठीक है। ये जो था ये रेड नामक सेना बनाया था। दस नंबर में है, सेडान का युद्ध 1870 किनके बीच हुआ था? ठीक है। सेडान का युद्ध 1870 किनके बीच हुआ था? तो ये किनके बीच हुआ था? तो ये प्रसा और फ्रांस के बीच में हुआ था। ठीक है। इसका डिटेल्स देख लेते हैं। इस युद्ध में फ्रांस की हार हुई और जर्मनी के एकीकरण का अंतिम चरण पर हुआ। ठीक है। इस युद्ध में क्या हुआ? जर्मनी के एकीकरण का अंतिम चरण हुआ। ठीक है। अंतिम चरण पूरा हो गया। उसके बाद अब आ गया आधे 2, भारत में राष्ट्रवाद। अब इसका क्वेश्चन देखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? गांधी जी जो है वो दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटा था? तो ये ऑप्शन नंबर बी, ये 9 जनवरी 1915 को लौटा था। ठीक है। तो इसी दिन से हम लोग जो प्रवासी दिवस जो मनाते हैं इसी डेट को मनाते हैं। तो 9 जनवरी 1915 को वे वापस आए, जिससे हम प्रवासी दिवस, भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो हम लोग प्रवासी दिवस कब मनाते हैं? 9 जनवरी को हम लोग प्रवासी दिवस मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन महात्मा गांधी
अफ्रीका से भारत आए थे। उसके बाद है 12 नंबर में, हिंद स्वराज नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखा था? जो हिंद जो स्वराज जो था, इसका पुस्तक जो था किसने लिखा था? इसका जो पुस्तक जो था वो गांधी जी ने लिखा था। ठीक है। उन्नीस सौ 9 में लिखी गई इस पुस्तक में उन्हें सहयोग का विचार दिया था। इस जो पुस्तक जो था ना, हिंद स्वराज, इसी से गांधी जी को असहयोग का विचार आया। ठीक है, इसी से। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन में है, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? जालियांवाला बाग जो हत्याकांड जो था वो किस तिथि को हुआ था? ये जो है ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। पंजाब के अमृतसर में वैसाखी के दिन जनरल डायर ने निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलाई थी। ठीक है, तो इस दिन 13 अप्रैल को जनरल डायर ने, मतलब कि बिना हथियार के लोगों पर, एक इस प्रकार का था, यहाँ पर एक दरवाज़ा था, यहाँ पर सारा भारतीयों को बुला करके, ठीक है, यहाँ पर बुला करके और इस पर और यहाँ से चारों तरफ से गोली चलवा दिया था। ठीक है, जालियांवाला बाग जनरल डायर ने चला दिया था। उसके बाद है, रोलेक्ट एक्ट को भारतीयों ने काला कानून क्यों कहा था? रोलेक्ट एक्ट ने भारतीयों ने रोलेक्ट एक्ट को काला कानून क्यों कहा था? तो इसमें है, बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने की शक्ति देता था। ये जो काला कानून, जो रोलेक्ट एक्ट जो था ना, इसमें क्या प्रावधान था कि बिना कुछ देखे जेल भेज देना, ये उस कानून में था। ठीक है, इसमें राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमे के रखने का प्रावधान था। इसमें जो था रोलेक्ट एक्ट में कि राजनीतिक कैदियों जो था ना, उसे 2 साल तक बिना मुकदमे के ही रखने का प्रावधान इसमें था, रोलेक्ट एक्ट में। इसीलिए इसे काला कानून कहा गया था। अब 15 नंबर में है, चोरा चोरी कांड के कारण गांधी जी ने कौन सा आंदोलन स्थगित किया था? चोरा चोरी कांड के कारण गांधी जी ने कौन सा आंदोलन स्थगित किया था? तो ये किया था असहयोग आंदोलन को। असहयोग आंदोलन जो था, इसे गांधी जी ने स्थगित कर दिया था। 1922 में गोरखपुर के चोरा चोरी में हुई हिंसक घटना के बाद उन्हें आंदोलन वापस लिया था। गांधी जी ने चोरा चोरी के बाद ये जो असहयोग जो था ना आंदोलन, इसे गांधी जी ने वापस ले लिया था। ये जो हुआ था चोरा चोरी कांड 1922 में गोरखपुर में हुआ था। गोरखपुर कहाँ है? यूपी में है। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन में, साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? साइमन कमीशन जो था वो भारत कब पहुंचा था? वो 1928 को पहुंचा था। साइमन कमीशन भारत जो था 1928 को पहुंचा था।
इसमें 7 सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए भारत में साइमन गो बैक का नारा दिया था। इसमें जो था, इसमें सब अंग्रेज ही थे। इसमें भारतीय जो था, भारतीय एक भी नहीं था, इसमें नो भारतीय था, सारा अंग्रेज ही था, इसलिए साइमन गो बैक का नारा दिया था। उसके बाद 17 नंबर में है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? पूर्ण स्वराज जो था वो कांग्रेस के किस प्रस्ताव में पारित हुआ था? तो ये जो पारित हुआ था, ये लाहौर अधिवेशन में हुआ था। लाहौर अधिवेशन जो था 1929 में, इसमें पारित हुआ था। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में रवि नदी के तट पर यह ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित हुआ था। ठीक है, पूर्ण जो स्वराज जो था, ये रवि नदी के तट पर यह ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित हुआ था। उसके बाद 18 में है, दांडी यात्रा के किस आंदोलन की शुरुआत हुई? दांडी यात्रा के साथ किस आंदोलन, मतलब दांडी यात्रा प्लस एक दूसरा आंदोलन जो था, वो कौन सा आंदोलन साथ में हुआ था? तो इसमें है सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़कर इस आंदोलन का बिगुल फूंका था। ठीक है, 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून जो था, नमक कानून को तोड़कर इस आंदोलन का बिगुल फूंका था। बिगुल फूंकना मतलब होता शंख बजाना, स्टार्ट करना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उन्नीस में है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? गांधी जी और इरविन का समझौता जो था वो किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था 1931 में। 1931 में 5 मार्च 1931 को हुई इस समझौते के बाद गांधी जी द्वितीय गोलमेज में सम्मेलन में गए। ठीक है, तो ये जो गांधी और इरविन जो समझौता था 1931 में, इस समझौता के बाद गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में गए थे। ठीक है, गोलमेज सम्मेलन इस प्रकार का था वहाँ पर, तो वहाँ पर पहुँचे थे गांधी जी। उसके बाद 20 में है, पूना पैक्ट 1932 किन दो नेताओं के बीच हुआ था? पूना पैक्ट जो था किन नेताओं के बीच में हुआ था? तो ये गांधी जी और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के बीच में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें दलितों के लिए आरक्षित सीटों पर सहमति बनी थी। ये पूना पैक्ट जो है, इसमें दलितों के लिए आरक्षित सीटों पर सहमत बना था। तो ऑप्शन नंबर बी। किस में है, उल्लूरी सीताराम राजू ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? ठीक है, उल्लूरी सीताराम राजू ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो ये इसने रंपा विद्रोह का नेतृत्व किया था।
आंध्र प्रदेश के गुमेड पहाड़ियों में आदिवासियों ने गोरिल्ला गोरिल्ला युद्ध लड़ा था। ठीक है, आंध्र प्रदेश की गुमेड पहाड़ियों में आदिवासियों ने गोरिल्ला युद्ध लड़ा था। ठीक है, तो ये कौन हो जाएगा? रामपा विद्रोह, ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद है वंदे मातरम गीत की रचयिता कौन है? वंदे मातरम गीत की रचयिता कौन है? ये तो हर भारतीय को जानना चाहिए। ये है बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, यह गीत उनके उपन्यास आनंद मठ से लिया गया था। ये जो वंदे मातरम जो था, ये जो गीत जो था, ये उसका उपन्यास था। उपन्यास आनंद मठ। ठीक है, इस उपन्यास से ये लिया गया था। इसका हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। तो इसमें है असहयोग आंदोलन में नाइटहुड की उपाधि किसने त्यागी थी? नाइटहुड की उपाधि किसने त्यागी थी? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में उन्होंने अपनी पदवी लौटा दी थी। तो किसने लौटा दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में उन्होंने अपनी यह पद जो थी वो लौटा दिया था। ठीक है, उसके बाद 24 में है स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? स्वराज जो पार्टी जो है इसका संस्थापक कौन है? तो 1923 में कांग्रेस के भीतर चुनाव लड़ने के लिए इस दल का गठन हुआ था। ये जो है ये मोतीलाल नेहरू और CR दास। ठीक है, तो मोतीलाल नेहरू और CR दास मिल करके स्वराज पार्टी का स्थापना किया था। ये क्यों किया था? 1923 में कांग्रेस के भीतर चुनाव लड़ने के लिए, ठीक है, कांग्रेस के भीतर चुनाव लड़ने के लिए इस दल का गठन किया था। उसके बाद है सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फर खान को कहा जाता है। इन्होंने उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में खुदाई खिदमत संस्था बनाई थी। ठीक है, खिदमतगढ़ की संस्था बनाई थी। अब इसमें आ जाएगा अध्याय 3 में भूमंडलीकृत विश्व का बनना। ठीक है, अब इसमें 26 में है प्राचीन काल में रेशम मार्ग कहाँ से शुरू हुआ था? तो प्राचीन काल में रेशम मार्ग चीन से शुरू हुआ था। यह मार्ग चीन के मध्य एशिया और यूरोप को जोड़ता है। ठीक है, यह जो है मध्य एशिया, चीन और एशिया को जोड़ता है। ठीक है, तो इसे कहा जाता है रेशम मार्ग। उसके बाद है 27 में आलू अकाल 1845 से 1849 किस देश में हुआ था? 1845 से 1849 के बीच में किस देश में आलू का अकाल हुआ था? तो ये कहाँ पर हुआ था?
आयरलैंड में हुआ था। आलू की फसल खराब होने से आयरलैंड में लाखों लोग भूखे मर गए थे। वहां पर आयरलैंड में आलू का जो फसल है, आलू का फसल जो है वो खराब हो गया था, वो खराब हो गया था, ठीक है, जिसके कारण लोग भूखे मर गए थे, जिसके कारण लोग भूखे मर गए थे। उसके बाद है 28 नंबर में कॉर्न लॉ किस देश में लागू किया गया था? कॉर्न जो लॉ है वो किस देश में लागू किया गया था? ये लागू किया गया था ब्रिटेन में। मक्के के आयात पर रोक लगाने के लिए यह कानून लाया था। जो मक्का जो है ना, मक्का, इसको रोक लगाने के लिए ये कानून लाया था। तो कहाँ लाया था? ब्रिटेन में। उसके बाद है लैंडर पेस्ट। लैंडर पेस्ट क्या था? लैंडर पेस्ट क्या था? तो लैंडर जो पेस्ट जो है वो पशु रोग है, ठीक है। 1890 के दशक में इस बीमारी ने अफ्रीका के मवेशी आबादी को खत्म कर दिया था। ये जो एक बीमारी है, ठीक है, ये क्या है? ये बीमारी है पशु में, ठीक है, पशु में जो है ना, मवेशी हो गया, मवेशी का एक बीमारी है जो पूरे अफ्रीका के 1890 में पूरे बहुत ही मवेशी वहां पर मर गए थे इस बीमारी के कारण। उसके बाद 30 में है अनुबंधित मजदूरों गिरमिटिया, ठीक है, अनुबंधित मजदूरों गिरमिटिया को मुख्य रूप से कहाँ ले जाया गया? कहाँ ले जाया गया था? तो फिजी और गयाना, ठीक है। भारत से लाखों मजदूरों को गन्ने के बागानों में काम करने के लिए विदेश भेज दिया था। तो इसमें जो था भारत से विदेश में मजदूर लेकर के गया था गन्ने की खेती करने के लिए, ठीक है, गन्ने में काम करने के लिए। 31 में है 1930 की आर्थिक मंदी का मुख्य कारण क्या था? 1930 सॉरी 31 में है 1929 की आर्थिक मंदी का मुख्य कारण क्या था? 1929 में जो आर्थिक जो मंदी आया था उसका मुख्य कारण क्या था? उसका जो मुख्य कारण जो था वो है कृषि उत्पादों की अधिकता, ठीक है, अधिक उत्पादन से कीमतें गिर गई और किसानों की आय कम हो गई। इस समय क्या हुआ 1929 में कि फसल ज़्यादा हो गया, फसल ज़्यादा हो गया। तो जब कोई चीज़ का अगर फसल ज़्यादा हो जाने से तो क्या होता है, उसका जो वैल्यू है वो मार्केट में ज़्यादा आ जाने से उसका कम हो जाता है, जिसके कारण किसानों की जो आय है वो कम हो गया और इस प्रकार एक मंदी आ जाता है। अगर ज़्यादा किसी चीज़ का उत्पादन आ जाने से तो वहाँ पर अगर कोई मार्केट है, ठीक है, मार्केट है, उस मार्केट में सिर्फ टमाटर ही है, सिर्फ टमाटर, और सारा किसान वहाँ पर बेचने गया है। तो अगर एकदम सबके पास अगर टमाटर ही है तो कोई ग्राहक आएगा तो उसको कम पैसा मिलेगा, क्योंकि अगर ये 10 रुपया में दे रहा है तो ये 8 रुपया में देगा।
इस जिसके कारण ये, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा है, किसी को बेचना है, वो ज़्यादा दाम में नहीं तो कम दाम में ही बेचना है, तो इसके क्या हुआ कि किसानों का जो आय है वो कम ही आ गया। ठीक है। 32 में है ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन 1944 किस राज्य में हुआ था? ये जो है ये किस राज्य में हुआ था? कौन सम्मेलन? ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन। तो ये जो सम्मेलन जो हुआ था ये हुआ था न्यू हैम्पशायर में। ठीक है, न्यू हैम्पशायर में। यहीं पर से, ठीक है, यहीं पर से IMF और विश्व बैंक की नींव रखी गई थी। ये ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन जो है 1944 में, यहीं पर से IMF और वर्ल्ड बैंक का नींव रखा था। ठीक है, यहीं से ये जो वुड्स सम्मेलन, तो ये कहाँ हुआ था? ये न्यू हैम्पशायर में हुआ था। 33 में है G77 देशों के समूह ने किस व्यवस्था की मांग रखी थी? G77 जो है, G77 का मतलब होता है ग्लोबल 77 देशों। ठीक है, कंट्री। जी का मतलब होता है ग्लोबल और 77 का मतलब है कि 77 देश। देशों। ठीक है, तो ये इसकी इस समय क्या व्यवस्था की मांग रखा था? तो इसमें जो रखा था वो है ऑप्शन नंबर ए, INIEO। इसमें जो है विकासशील देश एक नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था चाहते थे। तो इसमें जो था कि जो विकासशील देश है वह एक नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था चाहते थे इसमें। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें है 34 में है अमेरिका की खोज किसने किया था? अमेरिका की खोज किसने किया था? अमेरिका की खोज कोलंबस ने किया था। 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका के समुद्री मार्ग की खोज की थी। तो कोलंबस जो है इन्होंने अमेरिका की खोज किया था। कब किया था? 1492 में। अब 35 में है कि भाप इंजन का आविष्कारक किसे माना जाता है? भाप इंजन का जो आविष्कारक है यह किसे माना जाता है? तो इसे माना जाता है जेम्स वाट को। जेम्स वाट। ठीक है। इसमें है थॉमस न्यूकोमेन के इंजन में सुधार कर जेम्स वाट ने इसे आधुनिक बनाया था। तो सबसे पहले थॉमस न्यूकोमेन जो था उसका इंजन में सुधार कर ये नया बनाया था। तो इसी से जेम्स वाट ने। ठीक है। अब यहाँ से आधे 4 में औद्योगिकरण का युग। यहाँ से आ गया औद्योगिकरण का युग। तो अब इसमें है 36 नंबर में कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? तो औद्योगिक क्रांति जो है सर्वप्रथम जो है वो किस देश में हुआ था? ये सबसे पहले हुआ था इंग्लैंड में। ये कहाँ पर हुआ था? ये इंग्लैंड में हुआ था। इसमें क्या था कि कोयला, लोहा और उपनिवेशों की उपलब्धता के कारण इंग्लैंड अग्रणी रहा। ठीक है, तो ये
इंग्लैंड जो था कोयला, लोहा और उपनिवेशों की उपलब्धता के कारण इंग्लैंड अग्रणी रहा था। तो सर्वप्रथम क्रांति कहाँ आया था? इंग्लैंड में। इसमें है कटाई की मशीन स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? तो ये जो आविष्कार जो था ये सबसे पहले जेम्स हरग्रीव्स ने किया था। ठीक है। 1764 में बनी इस मशीन ने धागा बनाने की गति बढ़ा दी थी। इस मशीन आ जाने से जो वस्त्र जो बनाने के में जो धागा बनाने में जो काम होता है उसको बढ़ा दिया था। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? सेफ्टी लैंप का जो आविष्कार जो था वो किसने किया था? वो हम्फ्री डेवी ने किया था। यह आविष्कार जो था खदानों में काम करने वाले मजदूरों की सुरक्षा के लिए इसे बनाया था। जैसे गुफा है, मान लेते हैं ये गुफा है, यहाँ पर मजदूर गया कोयला निकालने के लिए। ठीक है, तो कोयला निकालने के लिए अगर मजदूर गया तो वहाँ पर तो अंधेरा रहता है, तो उसमें तो काम करने के लिए रोशनी चाहिए। तो सबसे पहले इन्होंने लैंप बनाया था, सेफ्टी लैंप। ठीक है। इसमें है भारत में पहली सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित हुआ था? भारत में सूती कपड़ा मिल जो था वो सबसे पहले कहाँ स्थापित हुआ था? यह स्थापित हुआ था बम्बई में, जिसे हम लोग अब बोलते हैं मुंबई। ठीक है, ये 1854 में हुआ था बम्बई में पहला सफल मिल। ठीक है, 1854 में बम्बई, जो आप लोग बोलते हैं हम लोग मुंबई में पहली सफल मिल खुली थी। तो कहाँ पर खुली थी? बम्बई। 40 में है TISCO टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना, टाटा स्टील जो है इसकी स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना हुई है 1907 में जमशेदजी टाटा ने किया था। ठीक है, जो अभी सक्ची जमशेदपुर में है। जमशेदपुर कहाँ पर है? यह है झारखंड में। जमशेदपुर झारखंड में है। ठीक है, तो जमशेदजी टाटा ने साक्ची जमशेदपुर में इसे स्थापित किया था 1907 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब इसमें है मिलों के नए मजदूरों की भर्ती कौन कराता था? ये जो है मिलों में जो था ना नया मजदूर कौन भर्ती कराता था? ये जो भर्ती जो था ये जॉबर ने कराता था। ठीक है, जॉबर ने कराता था। मिलों में नए मजदूरों की भर्ती कौन कराता था? जॉबर ने कराता था। जॉबर एक पुराना और विश्वसनीय कर्मचारी होता था जो लोगों को रोजगार दिलाता था। ये जो है ये नए लोगों को, ठीक है, नए लोगों को
नए लोगों को रोजगार देता था। तो ये अच्छा ही काम करता था। 42 में है, भारत में कोयला उद्योग का आरंभ कब हुआ है? कोयला जो उद्योग है उसका प्रारंभ या आरंभ कब हुआ है? तो इसका जो आरंभ जो है वो 1814 में हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ये जो है रानीगंज के कोयले की खदानों के साथ इनकी शुरुआत हुई। सबसे पहले रानीगंज में ही कोयला की खदानों का शुरुआत हुआ था, रानीगंज। ठीक है, जो रानीगंज जो अभी है वो है WB, वेस्ट बंगाल में है। यहीं पर इसका एक मूवी भी बन गया है जो अक्षय कुमार ने बनाया है। यहाँ पर एक बार मजदूर सब फंस गया था किसी कारण। अब 43 में है, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? ठीक है, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? ये जो आंदोलन जो है ये ब्रिटेन में हुआ था। मजदूरों के अधिकारों और मताधिकारों के लिए यह आंदोलन चलाया गया था। मजदूरों के लिए अधिकार और मताधिकार को वापस दिलाने के लिए यह कानून चलाया गया था। तो ये कहाँ चला गया था? ब्रिटेन में। ठीक है, अब 44 में है, पहला विश्व बाजार आधुनिक काल में कौन सा बना? पहला जो है विश्व बाजार आधुनिक काल में कौन बना? तो ये पहला विश्व बाजार जो है वो बना है ऑप्शन नंबर ए, अलेक्जेंड्रिया। ठीक है, कौन बना? यह जो है सिकंदर द्वारा स्थापित यह शहर प्राचीन काल से ही व्यापारिक केंद्र था। यह जो सिकंदर जो था, जिसे हम लोग बोलते हैं विश्व विजेता बोलते हैं ना, क्योंकि सिकंदर ने सब जगह जीता है, अपना जीत कर सिकंदर। ठीक है, इन्होंने ही यह विश्व बाजार का नींव सबसे पहले रखा था। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। पैंतालीस में है, भाप इंजन का पेटेंट जेम्स वाट ने किस वर्ष किया था? भाप इंजन का था ना, सबसे पहले दूसरा ने बनाया था, तो उसने ये जेम्स वाट ने क्या किया था? उसे मॉडिफाई किया था। मॉडिफाई किया था, तो ये जो मॉडिफाई जो है कब किया था ये इसमें बोल रहा है। तो ये जो है ये 1781 में किया था। सुधार के बाद 1781 में इन्होंने उसे आधिकारिक रूप से पेटेंट किया। ठीक है, तो क्या किया? सुधार के बाद 1781 में इन्होंने इसे आधिकारिक रूप से पेटेंट किया था। ठीक है, कब किया था? 1781 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब अध्याय 5 में है, मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। इसमें अब नेक्स्ट में है 46 नंबर क्वेश्चन में, विश्व में मुद्रण तकनीकी सबसे पहले कहाँ विकसित हुई? विश्व में मुद्रण जो ये सबसे पहले कहाँ विकसित हुआ था? ये जो सबसे पहले विकसित जो हुआ था वो हुआ था चीन में। चीन में लकड़ी में एक ब्लॉक था, ठीक है, जिसे हम लोग यहाँ वुड ब्लॉक से छपाई शुरू हुई थी।
जैसे अभी सिक्का होता है ना, तो ये जो था, ये सबसे पहले जो था ये लकड़ी का था, ठीक है, इसी में छपाई हुआ था, ऐसे ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार मतलब ये डिजाइन दे दिए, ठीक है। तो सबसे पहले कहाँ से हुआ था? चीन। अब 47 में है, जापान की सबसे पुरानी पुस्तक का नाम क्या है? जापान की सबसे पुरानी पुस्तक का नाम क्या है? बताओ। अरे तुम बताओ। हाँ हाँ, तुम ही बताओ तो। मालूम है? ना पढ़ा है? क्या करता था? अरे मनीष, बताओ रे तुम, क्या करता था? नहीं मालूम है? नहीं मालूम है तो मैं बताऊंगा, रुको। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डायमंड सूत्र, ठीक है। क्या हो जाएगा? डायमंड सूत्र। यह 868 ईस्वी में बौद्ध धर्म प्रचारकों द्वारा छपी हुई थी। यह कब? 686 868 868 में इस किताब जो था बना था। बताओ कितना पुराना किताब है सबसे पहले। और ये कौन था? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में ही इस पुस्तक छपी थी। छपी थी। 48 में आधुनिक प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कारक गुटेनबर्ग कहाँ के निवासी थे? जो अभी हम लोग जो प्रिंट जो कराते हैं ना, प्रिंटिंग प्रेस जो है, प्रिंट जो जैसे जेरोक्स है ना, तो जो इसका आविष्कार जो है गुटेनबर्ग ने किया था। तो गुटेनबर्ग कहाँ का रहने वाला था? गुटेनबर्ग कहाँ का रहने वाला था? तो गुटेनबर्ग जर्मनी का रहने वाला था, ठीक है। ये याद रखना, एग्जाम में पूछ देगा ये। उसने जैतून पेरने वाली मशीन के आधार पर प्रेस बनाया था। किस प्रकार पर? जैतून पेरने वाली मशीन के आधार पर प्रेस बनाया था। तो वो कहाँ का रहने वाला था? जर्मनी का रहने वाला था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब उसी का है, गुटेनबर्ग ने सबसे पहले किस पुस्तक की छपाई की थी? गुटेनबर्ग ने अभी मशीन बनाया, तो सबसे पहले किस पुस्तक का छपाई किया था? तो कौन सा पुस्तक का छपाई किया था? चलिए देखते हैं। तो इसका सबसे पहले 108 बाइकिल की छपाई की थी। तो किसके? बाइकिल की थी। 108 पेज का, 180 पेज का था, सॉरी, 180 पेज का था, पेजेस का था, ठीक है। तो गुटेनबर्ग ने। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ है? कागज का आविष्कार जो है वो किस देश में हुआ है? तो इसका सी, चीन। चीन। कागज फाड़ दो या कागज चीर दो, ची से चीन हो जाएगा, ठीक है, शॉर्ट फॉर्मूला। दूसरी सदी में चीन के साइलून, वाह क्या नाम है, साइलून ने कागज का आविष्कार किया था। बताओ, ये जो कागज जो है जिस पर हम लोग अभी पढ़ते हैं, ठीक है, जिस पर हम लोग अभी पढ़ते हैं, किसे बनाया है? बना? अच्छा बताना तुम लोग। ये जो कागज है इसका आविष्कार किसने किया था? यहाँ पर देखो, साई लून ने किया था। कहाँ का रहने वाला था ये? चीन का। तो ऑप्शन नंबर
सी हो जाएगा, चीन। मार्टिन लूथर कौन था? मार्टिन लूथर, उसने चर्च की कुरीतियों के खिलाफ 95 प्रसंग लिखे थे। तो ये कहाँ का था? ये कौन था? ये धर्म सुधारक था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस, भारत में पहला मतलब अरे वो पेंटिंग प्रेस, ठीक है, जीरोक्स, अरे हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। भारत में पहला जीरोक्स का मशीन कौन लाया? ठीक है, भारत में जो अभी हम लोग जीरोक्स कराते हैं ना, कॉपी, ठीक है, भाई जीरोक्स कर दो बोलते हैं ना दुकान में जा कर के, तो ये कौन सा देश से आया था? ये जो आया था ये पुर्तगालियों ने लाया था, ठीक है। 16वीं सदी में पुर्तगालियों ने धर्म प्रचारक इसे गोवा लेकर आए थे। कहाँ पर आया था? गोवा लेकर के। क्यों आया था? धर्म प्रचारक के लिए लाया था, ठीक है, पुर्तगालियों ने लाया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ था? ये 1878 में पारित हुआ था। कौन किया था? लॉर्ड लिटन ने, ठीक है, लॉर्ड लिटन ने किया था। क्यों किया था? इस देशी भाषाओं के अखबारों पर अंकुश लगाने के लिए लॉर्ड लिटन ने पास किया था। चौवन में है गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? गुलामगिरी जो है इस पुस्तक का लेखक कौन है? इस पुस्तक का लेखक है ज्योतिबा फूले, ठीक है, ज्योतिबा फूले। और ये भारत की पहली महिला शिक्षा टीचर थी, ठीक है, शिक्षक टीचर ज्योतिबा फूले। 1871 में लिखी गई यह पुस्तक जाति प्रथा के विरुद्ध थी। यह जो पुस्तक जो लिखी थी ये जाति प्रथा के लिए विरुद्ध थी। पुस्तक का नाम क्या था? गुलामगिरी। पचपन में है केसरी समाचार पत्र का संपादन किसने किया था? केसरी समाचार पत्र का संपादन किसने किया था? तो ये जो है ये किसने किया था? ये बाल गंगाधर तिलक ने किया था। यह मराठी भाषा का क्रांतिकारी अखबार था, ठीक है। क्या था ये? यह मराठी भाषाओं का क्रांतिकारी अखबार था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। यूनान ग्रीक्स को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता किस संधि से मिली? यूनान जो है स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता किस ग्रंथि से मिली है? नो 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 नो, किस संधि से मिली है? यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता किस संधि से मिली है? यूनान जो है उसे स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में किस संधि से मिली है? यह जो है यह बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
यह जो है 1832 की कुस्तुनतुनिया, सॉरी वो कुछ दूसरा बोला रहा था। 1832 की कुस्तुनतुनिया की संधि ने यूनान को एक राष्ट्रीय स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया। ठीक है, कौन किया? ऑप्शन नंबर कुस्तुनतुनिया की संधि। ठीक है, अब इसमें है इटली का बिसार्म किसे कहा जाता है? इटली का विस्मार्क किसे कहा जाता है? इटली का विस्मार्क किसे कहा जाता है? तो इटली का जो विस्मार्क जो है वह काबू ने अपनी चतुर कूटनीति से फ्रांस के साथ गठबंधन किया और ऑस्ट्रिया सेना को हराकर इटली का एकीकरण संभव किया। तो कौन किया था ये? काउंट काबोर ने। ठीक है, काउंट काबोर को विक्टर